हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू ए चैप्टर। और हम करेंगे अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट्स, देखो कोई भी जो लॉ है उसकी एक स्टेटमेंट होती है। तो जब भी आप किसी लॉ को डिफाइन करेंगे तो मतलब उसका डिफाइन करना ही नहीं होता है। दिस इज़ अ रॉन्ग वर्ड फॉर दैट लॉ। ठीक है, हम क्या कहेंगे? इट स्टेट्स दैट, ये कहता है दैट व्हेन one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first। ये क्या कह रहा है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इंस्टेंटेनियसली तभी क्या करेगा, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर भी क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। ठीक है और इस ये जो पेयर क्रिएट होता है, दो फोर्सेस जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। देखो इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। आपने देखा होगा जब भी आप खेल रहे हो, ठीक है, कोई भी गेम ऐसा खेल रहे हो भागने वाला, तो उसमें क्या होता है, अगर आप दूसरे प्लेयर से टकरा जाते हो तो यू बोथ गेट हर्ट, आप दोनों को चोट लगती है। ठीक है, अब जैसे इमेजिन करो कि क्या है, एक एक जो प्लेयर है वो खड़ा है, ठीक है, और आप भाग कर आते हो और आप इससे टकरा जाते हो गलती से। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसा थोड़ा, अब तो फोर्स तो आप ही लगा रहे हो ना इसके ऊपर, वो तो बेचारा आराम से खड़ा था। ठीक है, लेकिन चोट उसको भी लगती है, चोट आपको भी लगती है। फोर्स तो सिर्फ आप अप्लाई कर रहे हो ना। ठीक है, तो ये दोनों को चोट क्यों लगती है? क्योंकि जितना फोर्स आप उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो उतना ही फोर्स वो भी आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो जो अप्लाई कर रहा है उसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो, आप जो अप्लाई कर रहे हो उसकी वजह से वो हर्ट हो रहा है। तो ये क्या हुआ, किसका? ये एक पेयर हो गया, किसका? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स का। ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि देखो ये मैंने क्या है, स्प्रिंग के दो पेयर ले लिए हैं। देखो यहाँ पर ये बुक में शो हुआ है ए और बी। ठीक है, और इसको मैंने जो बी वाली जो स्प्रिंग है, इसको मैंने दो स्प्रिंग ली है और दोनों के मैंने नाम मेंशन कर दिए हैं। दिस इज़ स्प्रिंग बी जो कि एक वॉल के साथ अटैच है, और एक है स्प्रिंग ए जो कि फ्री है। इसको हम क्या करें, हैंड से ऐसे पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं तो सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ फोर्स ए, सिर्फ ए स्प्रिंग के ऊपर। ठीक है, अब देखो जितना मैं इसके ऊपर ए स्प्रिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ वहीं उतना ही क्या होगा, बी के ऊपर भी जितनी रीडिंग, मतलब जितना ए खींच रहा है उतना ही बी भी खींचेगा। अब बी को क्या तकलीफ हो रही है, ये क्यों खींच रहा है? ठीक है, तो ये क्यों खींच रहा है? वही रिएक्शन पेयरिंग की वजह से हम एक्शन अप्लाई कर रहे हैं ए के ऊपर, ए कर रहा है बी के ऊपर अप्लाई, और बी भी कर रहा है रिएक्शन किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो ये एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में फील करते हैं। जैसे तो देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर ए बी के ऊपर अप्लाई कर रहा है तो बी ए के ऊपर अप्लाई करेगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, आपस में अपोजिट होगी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं, हम चलते हैं, तो देखो हम क्या करते हैं, हमारा मस्कुलर फोर्स क्या, जो मसल्स की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है दैट इज़ नोन एज मस्कुलर फोर्स। तो क्या होता है, हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम विद द हेल्प ऑफ अ फीट हम जो ग्राउंड है उसको पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, और रिएक्शन में जो ग्राउंड है या जो रोड है वो भी क्या कर रहा है, हमारे फीट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऐसा है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, तो जैसे कि मैं इसको पुश कर रही हूँ, इस ये जो बुक है इसको, तो ये बुक भी मुझे पुश कर रही है, लेकिन ये सिर्फ बुक ही नीचे क्यों जा रही है, मैं मेरा हैंड है वो क्यों नहीं जा रहा है? या तो फिर अगर बैलेंस फोर्स की हम बात करें कि दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहे हैं, तो बैलेंस में सिर्फ इसको यहीं रह जाना चाहिए। तो देखो हमें पता है कि फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसका मतलब ये जो फोर्स है ना, वो एक चीज़ सिर्फ मास के ऊपर या एक्सेलेरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, जैसे कि एक न्यूमेरिकल हमने किया था। देखो
न्यूमेरिकल हमने किया था 9.4, इसमें हमने देखा था कि सेम फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन इसमें भी लग रहा है, 5 न्यूटन इसमें भी लग रहा है, लेकिन ये जो 5 न्यूटन फोर्स है वो ये जो मास है इसके ऊपर तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन दे रहा है और इसके ऊपर 20 का दे रहा है, ठीक है। सेम फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट होगा, देखो इक्वल मतलब 5 न्यूटन, अगर मान लो यही अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हों, मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रही हूँ वो ये है कि किस तरीके से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, वो दो अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड, उसका इफेक्ट दो अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि देखो मास m1 पर इसने कितना एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस किया है 10 का, और मास 2 पर कितना किया है 20 का। तो ऑब्वियसली अगर इसने कम एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस किया तो ज़रूर इसका मास ज़्यादा होगा, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, इसके। तो हमने देखा ये तो 0.5 kg का है, जबकि ये कितना है 0.25, 0.25 इज लेस देन 0.5 ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है ये सिर्फ एक्सेलेरेशन, इसका इफेक्ट सिर्फ एक्सेलेरेशन के रूप में ही दिखे ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका एक्सेलेरेशन कम होगा। ये चीज़ मैंने आपको सेकंड लॉ में बहुत अच्छे से पढ़ाई है। जैसे कि क्या है कि एक तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास कम है तो मैं उतने ही फोर्स से अगर इसको क्या करूँ, पुश कर रही हूँ, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर जाएगा। बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रही हूँ लेकिन ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर जाएगा। ज़्यादा दूर जाने का मतलब इसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, ठीक है। जबकि इसी की जगह पर अगर मैं क्या करूँ, ये इस बुक के ऊपर लगाऊँ, उतना ही फोर्स लगाया, तो क्या इस बॉडी ने मूव भी किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो ये मैं आपको सेकंड लॉ में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ कि फोर्स किस तरीके से मास और एक्सेलरेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये नोट कि हाउएवर फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे प्रोड्यूस इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, कि वो एक्सेलरेशन भी एक जैसा ही प्रोड्यूस कर देंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ईच फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच में हैव डिफरेंट मासेस। हर ऑब्जेक्ट जो है, ये जो फोर्स है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है। जैसे कि ये फीट है, ये किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, फ्लोर के ऊपर। फ्लोर का तो मास बहुत ज़्यादा है, जो ग्राउंड उसका तो मास बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से उसके अंदर कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है। जबकि हमारा जो फीट है उसका मास कम है एज़ कम्पेयर टू दिस रोड और दिस ग्राउंड, तो इस वजह से हम में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, हम मस्कुलर फोर्स जो लगा रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये चीज़ है। फिर और देखो और एग्जांपल, जैसे कि गन फायरिंग करते हैं हम, तो गन फायरिंग में क्या होता है, बुलेट जैसे ही चलती है तो ये जो गन है ये पीछे की तरफ भी क्या होती है, रिकॉइल होती है, पीछे की तरफ भी झटका लगता है। क्योंकि देखो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो बुलेट है ये आगे की तरफ एक्सेलेरेशन हो रहा है ना, आगे की तरफ हो रहा है बुलेट का, लेकिन ये जो रिकॉइल फोर्स है वो गन के ऊपर लगेगा, पीछे की तरफ झटका लगेगा। और अगर कोई जिसे एक अच्छे से गन चलानी नहीं आती है, अगर स्टार्टिंग में उसको गन मिल गई है और वो चलाना शूटिंग सीख रहा है, तो वो अपने कंधे को भी मतलब डैमेज कर सकता है, इतना ज़्यादा ये रिकॉइल फोर्स होता है, ठीक है। क्योंकि देखो बुलेट, अगर इस फोर्स की हम बात करें तो फोर्स क्या कह रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट। ये जो बुलेट जितनी एक्सेलेरेशन से जा रही है, जितने फोर्स से जा रही है, तो उतना ही एक्सेलेरेशन इसमें भी प्रोड्यूस हो ये ज़रूर नहीं, क्योंकि बुलेट का मास तो कम है, लेकिन यहाँ पर ये जो गन है इसका मास क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वो जो फोर्स है ना वो बट जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका मास क्या है, इसका मास ज़्यादा है। तो ये था अपना क्या, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बहुत सारे और एग्जांपल है, जैसे कि ये बोट वाला है, हम इसके ऊपर जाते हैं, चढ़ते हैं, तो बोट जो है पीछे की तरफ ये फोर्स महसूस करती है, पीछे की तरफ इसको झटका लगता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।